Hello guys, once again welcome to all of you in your own YouTube channel Pratik English Classes. How are you all? I hope that all of you must be fine. So friends, as all the viewers who have watched my last video, you all know that in that video we have studied about past perfect continuous tense. So today we will just practice on that tense. Okay friends, and we can say that the remaining part of that video is this, and we are going to discuss about the remaining part of the past perfect continuous tense. So friends, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद आप लोग बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि चैनल पे आने वाले सभी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब बिना आपका समय व्यर्थ किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पार्ट सेकंड रिमेनिंग पार्ट। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर, यूज ऑफ सिंस या फॉर। फ्रेंड्स, इसको मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार और चूंकि सिंस या फॉर के प्रयोग करते समय स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए एक बार फिर से मैं इस चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिंस का यूज जो किया जाएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनिट टाइम कह सकते हैं, निश्चित समय। जब भी वाक्य में कोई निश्चित समय दिया रहेगा तब हम सिंस का यूज करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये कि सिंस का जो हम यूज करते हैं, अगर हमको पता करना है कि वाक्य में सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, तो हिंदी वाक्य में जब हम कब से प्रश्न करेंगे, कब से, तो हमें अगर कब से प्रश्न करने पे जवाब आपको लगेगा कि हाँ ये कब से वाला सही है, तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। और अब बात आती है फॉर का, कि फॉर का यूज कहाँ ये किया जाता है। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि को दिखाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, या इसे कह सकते हैं इंडेफिनिट टाइम यानी कि अनिश्चित समय। तो अब हमको अगर ये जानना है कि फॉर का यूज एग्जैक्टली हिंदी वाक्य में करते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें अपने हिंदी वाक्य में जो समय दिया रहेगा उसमें से हम सिर्फ एक बार उस समय को पूरा वाक्य जब पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे, समझ में हमें आएगा कि इस वाक्य में जो समय दिया हुआ है उसमें कुछ देर से यानी कुछ समय से उस चीज़ की अवधि को उसमें दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा कुछ होता है तब हम वहाँ फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे लिखा हुआ है 2 o'clock यानी कि 2 बजे। तो 2 बजे जाहिर सी बात है कि 2 बजे का टाइम है तो वो डेफिनिट टाइम ही है, निश्चित है ना, ये श्योर है कि निश्चित समय है, तो इसलिए इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। मान लीजिए किसी भी दिन का नाम हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी नाम हो, तो जाहिर सी बात है ये एक मतलब डेफिनिट टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये किसी दिन का नाम है इसलिए डेफिनिट हुआ, इसलिए इसके साथ में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 2019 यानी कि ये किसी एक सन का नाम है, और ये जो सन है एक निश्चित सन है यानी निश्चित समय है, तो इसके साथ में भी सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है किसी, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में अप्रैल लिखा हुआ है, तो अप्रैल ये किसी महीने का नाम है, ये स्पेसिफिक किसी महीने का नाम है, इस वजह से इसके साथ में सिंस का यूज होगा। और अब हम मॉर्निंग देख लेते हैं। ये मॉर्निंग मतलब क्या होता है, प्रातःकाल या सुबह। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि किसी एक दिन के जितने पहर होते हैं उसमें से कोई एक पहर है, उसका एक पहर है जो कि निश्चित है, तो इसलिए इसके साथ में हमको सिंस का प्रयोग करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने ब्रैकेट में आपको इस चीज़ को एग्जैक्टली और क्लियर कर दिया है कि देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है पार्टिकुलर डे, डेट, मंथ, ईयर, टाइम एटसेट्रा। तो कहने का मतलब यही हुआ सिर्फ और सिर्फ कि अगर हमें अपने हिंदी वाक्य में जो दिन दिया रहेगा वो कोई विशेष दिन हो, कहने का मतलब किसी दिन का नाम हो, और अगर तारीख दी हुई है तो भी कोई जाहिर सी तारीख रहेगी, तो कोई एक तारीख ऐसी रहेगी जो कि एग्जैक्ट रहेगी। महीना रहेगा तो महीने का नाम होना चाहिए, ईयर यानी वर्ष का नाम होना चाहिए, टाइम है तो टाइम का नाम होना चाहिए कि कौन सा टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि
इस एग्जाम्पल से आप सिंस को एकदम एग्जैक्टली समझ गए होंगे। अब हम चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने फॉर का। ओके फ्रेंड्स, तो तब अभी हम फॉर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, यानी कि इंडेफिनिट समय कितनी देर से, तो मैंने आपको बता दिया पहले से। अब देखिए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब 5 घंटे से। जाहिर सी बात है जब यह हिंदी वाक्य में कहीं दिया आएगा तो हमको ये पता चलेगा ना कि कितने समय से वो कार्य हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है। 5 घंटे से हो रहा है और ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर का यूज होगा। 6 ईयर्स 6 सालों से, यहाँ भी कितने, अगर हम प्रश्न करेंगे कितनी देर से यानी 6 सालों से, या कितने समय से 6 सालों से, तो इसके लिए साथ में हम फॉर का यूज करेंगे। 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने से। ओके फ्रेंड्स, 3 महीने से, तो कितने महीने से या कितने समय से, तो 3 महीने से, इसलिए इसके साथ में फॉर का यूज करेंगे। और रही बात डेफिनिट या इनडेफिनिट की, तो फ्रेंड्स जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल में, जो 5 आवर्स है, 6 ईयर्स है, 3 मंथ्स है, 4 डेज है, ये सारे कुछ इसमें तो ये लिखा नहीं हुआ है कि पिछले 4 दिनों से, या 2010 में 5 घंटे, या मंडे को 5 घंटे, या मंडे को, या कह सकते हैं कि 1981 में 6 साल, या किसी स्पेसिफिक महीना, जैसे मान लीजिए मई में 3 महीने, या सारा कुछ ऐसा तो कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है किसी स्पेसिफिक मंथ का नाम। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 5 घंटे से, 6 घंटे से, 3 महीने से, 4 दिन से। अब ये जो सारे समय हैं ये निश्चित तो है नहीं। अब पता नहीं कौन से 4 दिनों से, इसके जस्ट पहले के 4 दिनों से, या फिर जो है कह सकते हैं कि मतलब कि 1 महीने पहले, यानी कि इसका जो जैसे हम अभी देख सकते हैं, अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, तो इस तरह से अप्रैल के 4 दिन की बात की जा रही है, या किस महीने की बात की है, इससे कोई हमको टाइम का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन सब शब्दों के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। ब्रैकेट में वही चीज लिखा हुआ है, इनडेफिनिट टाइम, डे, मंथ, वीक, ईयर एटसेट्रा। कहने का मतलब कि जो समय रहेगा वो भी अनिश्चित रहेगा, दिन रहेगा तो वो भी अनिश्चित रहेगा, महीना रहेगा तो वो भी अनिश्चित रहेगा, और किसी सप्ताह का नाम रहेगा तो वो भी अनिश्चित रहेगा, ईयर कोई वर्ष आएगा तो वो भी अनिश्चित रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और इतना सब कुछ आता है अगर, तो उसके साथ में फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम अपने ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। अभी हम अपने ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना। आप सभी को तो पता है। तो फ्रेंड्स अनुवाद जो होता है, देखिए जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारा, वो कोई मतलब अपने आप ऐसे ही नहीं बना हुआ लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है सबसे पहले हमारी हिंदी भाषा थी। हमारी हिंदी भाषा से ही और जितनी भाषाएं हैं, कहा जाता है हमारे हिंदी भाषा को ये सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि हिंदी से ही संस्कृत का निर्माण हुआ, और संस्कृत के बाद में जाकर के हिंदी का ही रूपांतरण करके लोगों ने अंग्रेजी को बनाया। और आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषा का कितना ज़्यादा महत्व है। इसीलिए यह हमारी मातृभूमि यानी मातृभाषा के रूप में भी जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, ट्रांसलेशन करना है तो हम हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं या इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं समझने के लिए। तो हमारा देखिए पहला वाक्य है, लिखा हुआ है किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, मैंने आपको पहले से बताया। इसमें वाक्य में समय दिया रहेगा हिंदी वाक्य में, और रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे, तो ये आया हुआ है। इससे तो ये कंफर्म है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसान। अब यहाँ देखिए लास्ट में आया रहे थे, इसका मतलब एक किसान की बात तो की नहीं जा रही है, कई सारे किसानों की बात की जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मर्स। ओके फ्रेंड्स, फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि हैड बीन होता है। ओके, उसके बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो हमारा वर्ब क्या है? हिंदी वाक्य में अगर देखें तो जोतना, खेत जोतना हमारा यही वर्ब है। और जोतने की इंग्लिश प्लाउ होती है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्लाउइंग हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमको क्या से प्रश्न करना पड़ेगा। तो क्या से प्रश्न करेंगे? तो जवाब में खेत मिलेगा, क्योंकि जोत रहे थे यानी जोतना, क्या जोत रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। तो हम अपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, तो वो होगा द फील्ड। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हमें अपनी टाइम को लिखना है। इसमें लिखा हुआ है सुबह से। जाहिर सी बात है, अगर सुबह से कर रहे हैं तो ये एक निश्चित समय है, इसलिए हम इसके साथ में सिंस मॉर्निंग लगा के लिखेंगे।
तो हमारा इस तरह से ट्रांसलेशन क्या होगा इस वाक्य का पूरा, फार्मर्स हैड बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। यहाँ नहीं शब्द हिंदी वाक्य में आ गया है, मतलब ये नेगेटिव का वाक्य है, तो हमें अपने नेगेटिव का रूल लगाना होगा। नेगेटिव का रूल हमारा यह कहता है कि जैसा अफर्मेटिव होता है बिल्कुल वैसा रहेगा, बस उसमें सिर्फ इतना अंतर रहता है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम अपने वाक्य के ट्रांसलेशन को ऐसे बनाएंगे। पहले वाक्य के कर्ता को लिखेंगे, कर्ता बढ़ई है तो बढ़ई की अंग्रेजी द कारपेंटर होती है, सबको पता है। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का हमारा हैड है उसको लगाएंगे। क्योंकि इसमें नहीं आ गया है तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले नॉट को लिख देंगे। उसके बाद रही बात, उसके बाद बीन लगाना ही लगाना है इस टेंस में, हैड बीन, क्योंकि ये लगता है, तो नॉट के बाद हम बीन को लगाएंगे। फिर बात क्या की जा रही है, काम करने की। तो काम करने की इंग्लिश सबको पता है, वर्क होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वर्क। अब उसमें हमको आईएनजी लगानी है रूल के हिसाब से, तो वर्किंग हो जाएगा। अब बात की जा रही है 2 दिन से, तो 2 दिन से जो ये समय है ये भी कोई निश्चित समय तो है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 2 दिन से अब पता नहीं कितने 2 दिन से, या वो किस महीने की बात की जा रही है, किस वर्ष की बात की जा रही है, कब वो 2 दिन की बात की जा रही है। तो इसीलिए ये अनिश्चित समय हुआ, इसलिए हम यहाँ पे फॉर 2 डेज लिखेंगे। तो हमारा टोटल ट्रांसलेशन होगा द कारपेंटर हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी। ये सकारात्मक वाक्य है, पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है। तो अभी हमको देखना है इसका ट्रांसलेशन। तो हमारे वाक्य का कर्ता क्या है, सरला है, सरला को पहले लिखेंगे। फिर हमारा नियम कहता है कि अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, तो हैड बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कार्य करना, वो कार्य कर रही थी, अपना कार्य कर रही थी, तो डू वर्ब होता है, करने का मतलब होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा। उसके बाद अब बात की जा रही है अपना कार्य, तो अपने के लिए सी का हम जो लगाएंगे वो पजेसिव केस लगाएंगे। तो पजेसिव केस मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले ही मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बता दिया है आपको। तो सरला है क्योंकि ये एक फीमेल है, उसके लिए जो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा वो सी होगा, और पजेसिव केस उसका हम सी के हिसाब से लगाएंगे तो हर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात की जा रही है कार्य। कार्य की इंग्लिश वर्क होती है, उसको लिख लेंगे। अब यहाँ हमें दिया हुआ है 2 घंटे से। 2 घंटा कोई निश्चित समय तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लगा देंगे। ओके, अब हमारा चौथा वाक्य है तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो पहले हम तुम्हारा मित्र की इंग्लिश लिखेंगे योर फ्रेंड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब प्रतीक्षा करने की इंग्लिश यानी इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, उसमें हमको अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगाना होगा, तो वेटिंग हो गया। अब बात की जा रही है कब से, 4 घंटे से। ये भी एक अनिश्चित समय है, 4 घंटे से कर रहा था, आज कर रहा था या कल कर रहा था या परसों कर रहा था, कोई पता तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर 4 आवर्स लगा देंगे। ओके, अब हम अपने 5वें वाक्य को देखते हैं। मैं इस कॉलेज में सन 2010 से पढ़ा रहा था। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखने लायक बात यह है, इसमें दिया सन 2010 से पढ़ा रहा था, यह एक निश्चित समय है, क्योंकि सन 2010 इसमें कोई इफ या बट वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको फॉर का यूज नहीं करेंगे वाक्य में, यहाँ हमको सिंस का ही यूज करना होगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं की इंग्लिश आई और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखेंगे। और यहाँ सॉरी मैंने बोला था पढ़ा रहा था, लेकिन वाक्य में है पढ़ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, तो स्टडी में जब आईएनजी लगा देंगे तो स्टडीइंग हो गया। बात की जा रही है इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज लिखेंगे। फिर अब बारी आई हमें अपना समय लिखने के लिए, तो समय हम सिंस 2010 लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा यह ट्रांसलेशन हुआ, आई हैड बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस 2010। तो हमारा छठा वाक्य है वे बच्चे सुबह से सो रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो वे बच्चे, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज होता है, एक वर्ड होता है दीज और दोज। अगर यहाँ वाक्य में होता ये बच्चे तब हम दीज लगाते। अब जब वे बच्चे की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमको दोज का यूज करना होगा, तो वे के लिए हम दोज कर देंगे। बच्चे की इंग्लिश सबको पता है चिल्ड्रेन होता है, और चिल्ड्रेन बच्चे की बात की जाए तो हमको अपना हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाना है। तो दोज चिल्ड्रेन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया। तो काम क्या हो रहा है वाक्य में, सोना, तो सोने की इंग्लिश स्लीप होती है, और स्लीप में हम आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग होगा। अब बात की जा रही है सुबह से, तो सुबह से जब हम कह रहे हैं वाक्य में, तो ये भी एक निश्चित समय है, क्योंकि सुबह से सो रहे हैं,
इसके लिए हम यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। हमारा ट्रांसलेशन यह बनेगा, 2 चिल्ड्रेन हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा 7वां वाक्य है, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा वाक्य है चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी। तो चिड़िया की इंग्लिश लिखेंगे द बर्ड्स। फिर हैड बीन लगाना ही लगाना है। हमारा काम क्या हो रहा है, उड़ना। तो उड़ने की अंग्रेजी फ्लाई होती है, उसमें ING लगाएंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। और कहाँ उड़ रही थी, आकाश में, तो इन दी स्काई लिखेंगे। उसके बाद 2 घंटे से, ये भी एक अनिश्चित समय है तो इसलिए फॉर 2 आवर्स लगाएंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन होगा, द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। ओके, अब हमारा 8वां वाक्य है, कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था। तो सबसे पहले हम कुम्हार की अंग्रेजी को लिखेंगे द पॉटर। फिर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने वाज जो लगा दिया है, ये इस टेंस में वाज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है। अगर वाज लगा देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वाज के बजाय हम हैड लिखेंगे। द पॉटर हैड नहीं बना रहा था, नॉट शेपिंग या मेकिंग या क्रिएटिंग या पॉटिंग, इनमें से कोई भी एक वर्ड आप लगा सकते हैं बनाने के लिए। अब बात की जा रही है बर्तन की, तो द पॉट, और लास्ट में समय दिया हुआ है जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया था इसको टाइप करते समय, तो इसलिए 4 दिन से समय दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, 4 दिन से ये भी एक अनिश्चित समय है, तो हम यहाँ पे फॉर 4 डेज लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन होगा, द पॉटर हैड नॉट बीन पॉटिंग द पॉट फॉर 4 डेज। ओके, अब हमारा 9वां वाक्य है जिसमें लिखा हुआ है, क्या वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे। क्या वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे। जब यहाँ हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो गया। अब सब्जेक्ट को लिखेंगे वे, तो वे की अंग्रेजी दे। फिर बात की जा रही है, हमको हैड बीन लगाना ही लगाना रहता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम बीन को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, टहलना। टहलने की अंग्रेजी वॉक होती है। अब जब हमको इसमें वर्ब की ING फॉर्म लगानी है तो वॉकिंग कर देंगे। फिर बात आती है कहाँ पे, बाग में। वाक्य में दिया हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट बाग में, तो बाग में की इंग्लिश इन दी गार्डन लगा देंगे। और बात की जा रही है 2 घंटे से। 2 घंटे से यानी कि यह एक अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम फॉर 2 आवर्स लगाएंगे। और लास्ट में हमारे हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन यह हुआ, हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अब हम अपने 10वें वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, वह शाम से कमरे में क्यों रोता रहा था। तो यहाँ क्यों आया प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में पहले आ गया है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे वाई। फिर हैड, अपना हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो सब्जेक्ट है वाह, वाह की अंग्रेजी ही। उसके बाद फिर हम जो है बीन लगाएंगे। उसके बाद क्रिया हमारा है रोना, इसमें तो रोने की अंग्रेजी होती है क्राई। अब इसमें ING लगा देंगे तो क्राइंग हो जाएगा। अब बात की जा रही है कमरे में, तो इन द रूम लिखेंगे। उसके बाद कब से, शाम से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितनी देर से की बात नहीं की जा रही है, कब से यानी कि शाम से। तो इसी से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमको सिंस लगाना ही लगाना है, तो सिंस इवनिंग लिख देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, वाई हैड ही बीन क्राइंग इन द रूम सिंस इवनिंग। ओके, अब हमारा 11वां वाक्य है, तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेलता रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए दोस्तों, इसमें भी हिंदी वाक्य में कहाँ आ गया है, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे वेयर, फिर हैड लगाएंगे। उसके बाद बात की जा रही है तुम्हारा लड़का, सब्जेक्ट है तो योर लैड या बॉय कुछ भी लिख सकते हैं। अब बीन हमको लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट के बाद हमको बीन लगाना है इस टेंस में, तो बीन लगाएंगे। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खेलना, तो खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, उसमें जब वर्ब में ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब बात की जा रही है 11 बजे से, तो 11 बजे एक निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस 11 o'clock लगा के इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, वेयर हैड योर लैड या बॉय बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। ओके, अब हम अपने 12वें वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। ओके, तो यहाँ पे कौन आ गया हिंदी वाक्य में, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु, फिर हैड बीन लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट कुछ नहीं पता है, अगर सब्जेक्ट होता तो हैड और बीन के बीच में एक सब्जेक्ट लगा देते, तो इसलिए हम हु हैड बीन पहले लिखेंगे। अब बात की जा रही है पढ़ाने की, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। ओके फ्रेंड्स, तो टीच में हम ING लगा देंगे तो टीचिंग हो गया। और बात की जा रही है तुम्हारी पुत्री को, तो तुम्हारी पुत्री को उसका हम जब इंग्लिश लिखेंगे तो योर डॉटर हो जाएगा। अब बात की जा रही है
कि 7 दिन से, तो 7 दिन कोई निश्चित समय तो है नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो कब से तो बात नहीं कर सकते, यानी कि कितने दिन से ऐसा कुछ होगा। ओके फ्रेंड, तो जब ये अनिश्चित समय हुआ तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 7 डेज। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, व्हाई हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 डेज। हमारा 13वां वाक्य है, क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे। क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे, यह हमारा वाक्य है। यहाँ भी क्या से शुरू हुआ है, सबसे पहले हेड को लिखेंगे। और अब बारी आ रही है लड़के, सब्जेक्ट हमारा लड़के हैं, कई बार लोगों की बात करें तो द बॉयज लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। और काम क्या हो रहा है, नहाना, तो नहाने की इंग्लिश बात होती है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो बाथिंग हो जाएगा। और अभी बात की जा रही है नदी में, तो इन द रिवर लिखेंगे। फिर दोपहर से, तो दोपहर किसी एक दिन का पार्टिकुलर टाइम है, निश्चित समय है, तो इसलिए हम इसके साथ में सिंस लगाएंगे। और दोपहर की अंग्रेजी नून होती है तो नून लिखेंगे। तो टोटल ट्रांसलेशन हमारा क्या हुआ, हैड द बॉयज बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस नून। ओके, अब हमने 14वें वाक्य को देख लेते हैं। चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाता रहा था। तो चपरासी की अंग्रेजी द प्यून, सबको पता है। हैड बीन लगाएंगे क्योंकि ये एक सिंपल वाक्य है, यानी अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक है, तो हैड बीन लगाएंगे। अब बजाने की अंग्रेजी टॉल होती है। अगर घंटी बजाने की बात की जाए तो वहाँ पे टॉल लिखना होता है, तो हम जब टॉल में आईएनजी लगाएंगे तो टॉलिंग हो जाएगा। अब क्या बजा रहा था, घंटी, तो द बेल लिख लेंगे। उसके बाद कितनी देर से, 10 मिनट से, अनिश्चित समय है यह, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर 10 मिनट्स लिखेंगे, क्योंकि हमको जब कब से प्रश्न करने पे जो समय मिलेगा वहाँ सिंस लगेगा, और जहाँ पे कितनी देर से या कितने दिन से ऐसा कुछ आएगा वहाँ पे फॉर लगाएंगे। तो ये हो गया फॉर 10 मिनट्स। ओके, तो अब हम 15वें वाक्य को और अपने अंतिम वाक्य को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, तुम सुबह से क्या करते रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ भी हिंदी वाक्य में क्या आ गया है, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखा जाएगा हमारे नियम के अनुसार। तो अंग्रेजी क्या की होती है, व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड को लगाएंगे। फिर इसमें हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट यू को लिखेंगे, क्योंकि तुम की इंग्लिश सबको पता है यू होती है। फिर बीन लगाएंगे। और यहाँ बात की जा रही है करते रहे थे, यानी करना काम हो रहा है, तो करने की अंग्रेजी डू होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा। अब सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे ही। तो इस तरह से हमारा जो टोटल ट्रांसलेशन होगा, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग।